जी मकरंद भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी मकरंद। हाय मकरंद भाई। हाय हाय हाय। मकरंद भाई, नमस्कार। वन डे एट टाइम। वनडे एट ए टाइम बाकी है क्या कि सो गए ठंडी में? ईश्वर की कृपा, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण, खुद से ईमानदारी और स्पॉन्सर की मदद के कारण आज के दिन शराब के जहरीले पहले घूंट से दूर हूँ। 5 जून 2022, ये दिन मैं कभी मेरी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। ये दिन 5 जून, 6 जून और 7 जून, ये 3 दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ। 5 जून 2022 शनिवार की रात। उससे पहले बहुत दारू पी रहा था, तमाशे कर रहा था। उससे पहले 5 रियात काट के आ गया था। जो बर्बादी मैंने किया था ना, इतने कम उम्र में मेरे को कभी लगा नहीं था कि ये शराब का जहरीला पहला घूंट ऐसा मेरे लाइफ में करवाएगा। पहले मेरी सोबराइटी से पहले मेरी जिंदगी का पतन मैं बताना पसंद करूंगा कि मेरे हाथ में शराब कैसी आई थी। मैं एक अच्छे घराने से आता था। मेरे अंदर रिजाइनमेंट्स बहुत सारी भरी हुई थी मेरे घर वालों के प्रति। मैं मिलिट्री स्कूल में था, वहां से अच्छा क्वालिफिकेशन लिया था मैंने। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए मैंने पास किया था। लेकिन जब मैं मेरे 10th बोर्ड्स में था ना, उससे पहले ही एक बार मैंने मेरे दोस्तों के साथ में शराब पी थी। शराब मतलब इन द सेंस बियर। उस समय 250 रुपए की किंग फिशर की कैन आती थी, बड़ी बोतल। आज भी वो भूला नहीं हूँ मैं, वो 250 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल, क्योंकि आज भी मेरा शराब के प्रति आकर्षण बहुत जबरदस्त है। पर मैंने स्वीकार किया हो कि मैं एक बेवड़ा हूँ। पिया, उसके बाद पिया ही नहीं मैंने दारू। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपनी दारू पी थी 12th क्लास में। 12th क्लास में मेरे मिलिट्री स्कूल की तरफ पहाड़ी थी, वहां मैंने शराब पी थी। दुनिया हल्की हो गई थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। घर आके सो गया। दोस्तों ने घर छोड़ दिए, मैं फट गया था। और मेरे को लगा मेरे घर वालों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, लेकिन घर वाले समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने बोले कुछ नहीं थे मुझे। ऐसा करते करते मेरी शराब बहुत बढ़ चुकी थी। अपने आंखों का कचरा जैसे अपने को नहीं दिखता है, वैसे मुझे भी नहीं दिख रहा था। घर में कभी उल्टी करना, कभी बाहर। तब मेरे को याद था कि 250 रुपए का एमबी का बम्पर मिलता है, अद्धा अद्धा मास्टर ब्लेंड का। और सब चीजें, चिकन पकौड़ा इतने का होगा, ये सब चीजें मुझे पता थी। और आज जब मैं बहुत शांति से सोचता हूँ ना, तो मैं पहले से ही बहुत शराब पीता था। मेरी शराब पीने की जो कैपेसिटी थी ना, मेरे दोस्तों से कई गुना ज्यादा थी। मेरे दोस्त मेरे से उम्र में बड़े थे और उनसे ज्यादा ही मैं पीता था। मैंने कभी मेरे लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरी शराब इस हद तक बढ़ जाएंगी। बढ़ते बढ़ते मैं शराब पीते पीते मेरे ग्रेजुएशन में पहुंचा। ग्रेजुएशन में पहुंचने से पहले 2017 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था शराब के कारण, जो मैं मरते मरते बचा। मेरा आधा चेहरा लॉस्ट हो गया था। मेरा पैर जो था, पैर पूरा मतलब अच्छा हो गया कि हड्डी नहीं टूटी। आज तक के डिवाइडर टूटा, हड्डी नहीं टूटी। आज मैं उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। वहां से भी मैं बच के आया, लेकिन शराब मेरी बंद नहीं हो रही थी। लिटरली बताऊं क्या, मैं सच सच में शराब से परेशान नहीं था उस समय। घर वाले परेशान थे, मेरा समाज परेशान था, लेकिन मैं परेशान नहीं था। आज भी मुझे याद है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने मेरे दोस्त से शराब मंगाई थी और मैंने मेरे घर के बाथरूम के अंदर शराब पी थी। मेरे दिमाग में शराब ही भरी हुई थी। मेरी जिंदगी का एक ही मोटो था, शराब पीना है। शराब पी के किसकी ऐसी तैसी करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं रहा था। लेकिन शराब पी के मैंने मेरे घर वालों पे हाथ उठाना, पिताजी के एटीएम से पैसे चोरी करना, मौसी के पास से पैसे, मैंने सब हथकंडे किए हो। सब 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 सब। आखिरी समय मेरा स्टेज ऐसा था कि मैं एक कंपल्सिव ड्रिंकर बन चुका था। सुबह जाते वक्त शराब,
दोपहर में थोड़ी लग गई और शाम को। मेरा रूटीन ऐसा था कि घर वालों को बोलता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, और शराब पीता था। और शराब एकदम निचले स्तर की, महुआ, देसी, इस पे मैं आ चुका था। मेरे दोस्त मेरे से उम्र से बड़े होने के बावजूद मैं उनके साथ शराब पीने बैठता था, लेकिन ये भूल गया था मैं कि मेरा जो कीमती समय है ये मैं बर्बाद कर रहा हूँ। और सन 2017 18 18 2018 में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, जब मैं मेरे ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के फाइनल में था। तब मेरी उम्र लगभग 22 23 या 24 साल की होंगी, आज भी मुझे याद है। आज भी जब पहली बार मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला था ना, मैं धूपकाले का समय था, वो तारीख याद नहीं है पर इतना पता है कि धूपकाला था। 3 से 4 लोग मेरे घर पे आए थे, मेरी मौसी थी घर पे। वो क्या बड़बड़ कर रहे थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में ख्याल चल रहा था बस कि साला कल शनिवार था, कल बहुत दारू पी लिया, आज हैंगओवर है, तो कैसा करते। अब घर वाले अभी बड़बड़ करेंगे, तो बड़बड़ से बचने के लिए मैं वो लोगों की सुना और उनके साथ में मैं चले गया। जब मैं वहां से गया तो एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर ने मेरे को अपने घर पे बैठ के नाश्ता करवाया। साला मैं शौक था, ना जानना पहचान, तू ना मेरा मेहमान, इतना सारा नाश्ता क्यों करवाया। लेकिन आज मेरे को समझ में आता है कि अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में एक पार्ट है, खाली पेट, हंगर। तो उसको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये बंदे को दारू की हिचकी ना आए और ये मीटिंग में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए उसने मुझे नाश्ता करवाया। उम्र में मेरे से सब बड़े ही दिख रहे थे मेरे को। मैंने नाश्ता किया, भूख तो लगी थी, और वहां से मैं मीटिंग में गया। जब मैं मीटिंग में बैठा था ना, मैं सबसे पीछे बैठा था। मैं स्कूल में भी अपने बैक बेंचर रहा हूँ और मीटिंग में भी मैं पीछे बैठा था। वो बंदा मुझे लेने आया था और उसी के साथ में पीछे बैठा था। पीछे जब मैं बैठ रहा था तो जब यहाँ शेयरिंग चल रही थी ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था। वो ख्याल ये था कि साला मकरंद अपन कहाँ फंस गए। अपनी उम्र अभी बहुत जवान है, अपने को पैसा कमाना है। अपन कौन सी दारू पीते, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन भूल गया था कि मैं भी देसी पीता था और दूसरों के पैसे की ब्लैक एंड व्हाइट में पीता था। अपनी औकात वहाँ भूल गया था मैं, और अपना बड़प्पन वहाँ, मेरा ग्रैंडोसिटी बहुत काम कर रही थी। वहां से निकला मैं, घर पे आया। घर पे एकदम वीआईपी वाला ट्रीटमेंट। संडे था, हाथ में मटन मिली, थाली मिले, बोला वाह 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 वाह। वैसे भी मैं एक बेवड़ा था, दिखावा करने में मैं आगे पीछे कभी देखता नहीं ना। घर वालों को लग रहा था एक आस थी कि नाही रे बाबा आमचा पोरगा सुधरला। मेरे घर वालों को ये आस थी। लेकिन मैं कहा, कुत्ते की धूम। एक दिन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पूरा प्रोग्राम समझ गया। फिर वो दिन मैंने रात को दारू नहीं पिया और दूसरे दिन जाके हम मय खाने में चले गए। वो बंदा मेरे को रोज लेने आता था 6:30 बजे। 6 बजे से भैया फोन स्विच ऑफ करके गायब। लेकिन मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। घर पे गाली गुस्सा अपने पिताजी पे है, कभी धक्का धुक्की करना अपनी माँ पे, हिस्सा मांगना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और फाइनली मेरा, जब आज भी मुझे याद है, 2 अक्टूबर सन 2018 है शायद, या 3 अक्टूबर को मुझे रिहैब डाला गया था। और वो अच्छा हो गया, 2 अक्टूबर को मेरे को रिहैब डाला गया। 3 अक्टूबर को, मैं 2 अक्टूबर के दिन, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसने मेरे को छोड़ी थी। तो हम तो पी के शराब तो बहुत बड़े बदमाशी थे पहले से। हम उसके घर के तरफ गए, उसका भाई दिखा, मैं तुर्रम खान बन के उसके भाई को समझाने गया कि तेरी बहन को समझा। और उसका एक मुंह बोला भाई, उसने पहली बार जिंदगी में मेरे ऊपर हाथ उठाया किसी ने, मेरे सर के पीछे लग गया था। मैं कहा मानता। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, रात भर उसको ढूंढा। रात भर मेरे बिस्तर के नीचे तलवार, मेरी मम्मी देख रही, मेरा बाप देख रहा, मेरी माँ देख रही। इनको चिंता कि घर का अकेला एक लड़का, इसका क्या होगा। मैं कहा मानता, मैं तो अपना फुल नशे में टाइट, इसकी ये कर देना वो कर देना, गाली दे नहीं सकता क्योंकि प्रोग्राम में भगवान का नाम लेते हैं अपन, आप समझ सकते हो। यही विचार थे। दूसरे दिन मैं रात को घर पे आके सोया, कुछ 2:30 3 4 बजे सोया। सवेरे जैसे 8:30 बजे उठा मैं,
2 लोग आ गए मेरे घर पे। चल बोले, मेरी मौसी बैठी थी, मेरी मौसी ने मेरे को टी शर्ट पहनाया, मैं गाया। मैं साला, पहला मेरा नशा मुक्ति जो था, मैं पहाड़ी के फ्लाईओवर से जा रहा, पहले उनको देख के लगा साला कौन है। मैं बोला साला क्राइम वाले आए भाई, क्राइम वाले अभी अपने को उठा के लेके जा रहे। मैं जैसा वहां गया, एक आदमी मेरे को बंद दरवाजा दिखा। मैं उसने मेरे को पूछा क्या नाम है, क्या करता है, ऐसा वैसा मैंने बताया उसको, और सीधा मेरे को बंद दरवाजे के अंदर डाल दिए। जैसे ही मेरे को बंद दरवाजे के अंदर, सब लोग मेरी तरफ देख रहे। अब मैं किसी को वहाँ पहचानता नहीं। एक लड़का मेरा दोस्त बना, दोपहर का खाना हुआ, फिर मैंने उसके बाद में उसको पूछा भाई मैं आया कहाँ हूँ। भैया बोले इसको नशा मुक्ति केंद्र बोलते। मैं बोले नशा मुक्ति केंद्र मतलब क्या होता। बोले तुम नशा करते थे क्या। मैं बोला हाँ। बोले गांजा पीते थे क्या। मैं बोला नहीं भाई, मैं तो दारू पीता हूँ बहुत, अभी भी पी के हूँ। तो मैं बोला भाई यहाँ से अभी निकलेंगे कैसी बात। भाई भैया बोले मैं खुद यहाँ 2-2.5 महीने से हूँ, बोले तुम कैसे निकल जाओगे। मैं बोला लग गए भाई पकड़। मैं जब खाने वाले की खिड़की खुलती थी तो मैं उसको बोलता था भाव एक काम करो ना, तुम मेरे को बाहर निकाल दो, मैं तुमको 10,000 रुपए देता हूँ। ऐसे ऐसे काम में वहां करता था। अब आखिरी में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे वहां पे नहीं क्या, रोज एक चीज बोलते थे, प्रार्थना। हे प्रभु हमें प्रदान कर समाधान उन चीजों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते, साहस उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल सकते, और समझ इन दोनों में बीच का फर्क पहचानने के लिए। मैं रोज बोलता था, रोज बोलता था। अपने ए में एक बात बोली गई है, प्रोग्राम आकर्षण का है। मेरा आकर्षण वो प्रार्थना के प्रति बढ़ा। तो जब वो समझाते थे ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स आते थे, तो मैं वहाँ समझता था कि साला इस दुनिया में अपन किसी को नहीं, अपन खुद को बदल सकते। वैसे चलते चलते मैं आगे गया। वहाँ उन्होंने जो कदम है ना, अपने 1 से 12 कदम मुंह पाट उन्होंने रटाए मेरे से। जब उन्होंने मेरे से रटाए, मैंने रट भी लिया। 3 महीने हो गए, रिहैब में काट लिया। मेरे घर वालों को लगा वाह 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 वाह, हो गया लड़का सुधर। वहां से मेरे को निकाले, मेरे पिताजी थे, मेरी मम्मी थी, लेकिन मेरे पिताजी के पैर में हल्का हल्का सा प्रॉब्लम होना चालू हो गया। अब क्या करते, मैं मेरी मौसी के यहाँ रुका। अब मेरे को रोज 7 बजे मीटिंग लेके जाते थे, लेकिन मैं मीटिंग जाता था यार, मीटिंग जाता था, अपना शरीर लेके जाता था, मन तो मेरा लगता नहीं था वहां पे। लेकिन मैं मीटिंग से चीटिंग करता था बहुत। मीटिंग से चीटिंग इन द सेंस, मतलब 7 बजे की मीटिंग रही तो 7:30 बजे जाना। घर वालों से मतलब मैं डिमांड करता था कि मैं मीटिंग तुम्हारे लिए जा रहा, मैं अपने लिए नहीं जा रहा। गरज तुमको है मेरे सुधरने की, मेरे को नहीं है तुम्हारी गरज। मेरे घर वालों ने मेरे को, मैं जहाँ रहता हूँ वहां से छोड़ के मेरे नानी के घर में रखे थे कि उनको एक आस थी कि ये सुधरेगा। लेकिन मैं तो कहाँ सुधरता, मैं तो पूरे कुत्ते की दुम था ना, कुत्ते की दुम था मैं। नहीं सुधर रहा था मैं सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा था। और जब से मैंने प्रोग्राम के साथ में चीटिंग करना चालू किया, तभी से मेरी स्लिप चालू हुई थी। दारू पीना तो चालू नहीं किया था मैंने, लेकिन प्रोग्राम जो चीजें बोलती थी ना, उसके विरुद्ध काम करता था। उसके विरुद्ध काम मतलब जहाँ लोग शराब पी रहे वहां जाके बैठना, उनको बताना मद्यपान एक रोग है, अपने अपनी होशियारी मारना। और फाइनली क्या हुआ, मेरा आकर्षण उन लोगों की तरफ देख देख के शराब के प्रति बढ़ा, और फिर से मेरे हाथ में शराब। ऐसा कंटिन्यू मैंने सतत 5 साल किया। गाड़ियां वगैरह गिरवी रख लेने का, जब अपने ऊपर कर्जा हो रहा तो सीधा घर वालों को इमोशनली टॉर्चर कर देने का और रिहैब चले जाने का। ये मेरी आदत आदत सी बन गई थी। एक चीटर था मैं। रिहैब मतलब क्या रहता था मेरे लिए, एक ऐसा केंद्र रहता था जहाँ मेरे को दिमाग की शांति मिलती थी। मीटिंग वूटिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 बार तो मैं रिहैब से भाग के आया हूँ। बहुत परेशान किया मैंने मेरे घर वालों को। आज जब मैं सोचता ना, बहुत ज्यादा परेशान किया। 5 साल कोई मामूली बात नहीं होती। 5 साल में भी अगर मैं एक रिहैब जा रहा हूँ ना, तो अपने पीछे 50-60 हजार रुपए का कर्जा करके जाता था मैं। इसके पैसे दे देना, और रिहैब से बताता था घर पे इसके पैसे दे देना, उसके पैसे दे देना, उसके पैसे। मेरा जो आखिरी रिहैब था ना, मेरा आखिरी रिहैब मैंने आज से 9 महीने का काटा था, लॉकडाउन के पीरियड। लॉकडाउन के पीरियड में वो मेरा जीवन का लास्ट रिहैब था। मेरी जो शराब से मुझे जो दूरी मिली, वो मुझे रिहैब से नहीं मिली। मैं जब रिहैब से आया ना, रिहैब से
आते बराबर मैंने दूसरे दिन शराब पी थी, लेकिन रुका इसलिए था क्योंकि मुझे साइकेट्रिस्ट की गोली चालू थी। मेरा आंखें लाल हो जाना ये सब चालू था, लेकिन मैं तो एक बेवड़ा ही था ना। मैंने देखा था कि मेरा एक दोस्त था, उसकी आंखें लाल होती तो क्या करता है, वो अपनी आंखों में डालता था आईकुल, तो मैंने भी वही हथकंडा अपनाया। जबकि मैं वो 9 महीने का रिहैब जब काट के आया था तो भरे लॉकडाउन में मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराई थी और मेरा पिताजी मौत के मुंह से वापस आया था। आज सोचता हूँ कि वो मेरे बाप पे क्या बीतती होंगी। वो मुझे एक अपना जवान लड़के को जिसकी उम्र 25, 26 साल, 27 साल इस हालत में देख रहा हूँ। कोई मेरे को परवाह नहीं थी ना। मेरे जीवन में सिर्फ शराब मेरे ऊपर हावी थी। मेरा आकर्षण शराब के प्रति, नैतिकता का अतन पतन कुछ नहीं। एक बार तो मैंने ऐसा हथकंडा कर दिया हूँ कि ईद का दिन था, मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया दारू पीने, दोपहर से मैं उनके साथ में दारू पी रहा हूँ। मेरी मम्मी को शाम में फोन किया, मम्मी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मेरी मम्मी को लगा होगा ये क्या दारू पी गया होगा नशे में, और क्या। और मेरे दोस्त को पीन देने वाला भी मैं, और सीधा पहुंच गया मैं बॉम्बे। गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, इलीगल चीजें गाड़ी के अंदर, पहुंच गए बॉम्बे। इतना खतरनाक मेरा आकर्षण था। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंचा ना, मैं देखता था यार, मेरे दोस्त लोग शराब पी के रुक जाते थे, लेकिन मैं 12, 12, 13 बियर पी के नहीं रुकता था। मेरे दोस्त लोग हाथ खड़े करते थे, रात रात भर मैं हुक्का पीता था। लेकिन आज वो मेरी माँ की बहुत बड़ी मतलब उपकार मेरी जिंदगी में, कि जब मैं रिहैब से वापस आया था 3, 4, 5 महीने जब मैं शराब से दूर था, तो मेरी माँ जबरदस्ती मेरे को मीटिंग लेके जाती थी। और तब मीटिंग में जो शेयरिंग होती थी ना, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट थी। और जब मैं बॉम्बे में पहुंचा, जब शराब पीता था ना, तो मेरा दिमाग मेरे को बोलता था, देख अल्कोहलिक एनोनिमस ने क्या बोला, पहला घूंट घातक। आज अगर मकरंद तू ये पहला घूंट नहीं पीता तो तू बॉम्बे नहीं जाता। आज तू ये पहला घूंट नहीं पीता तो मेरा दिमाग कंटिन्यूअसली, एक मेरी जिंदगी में एक जंग चालू हो गई थी मेरी शराब और मेरे विचारों के बीच में। क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मैं एक ही चीज बोलता था कि मैं बचूं कहाँ से, भगवान कुछ ना कुछ कर, कुछ ना कुछ कर। बॉम्बे से आने के बाद में पिताजी की तबीयत ऐसी, उसका कोई लेना देना नहीं था मेरे को, कोई एक रुपए का मुझे लेना देना नहीं था। और उसके आने के 1 महीने बाद भी मैं कंटिन्यूअसली शराब पी रहा था। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, शराब पी पी के मेरा वजन 120, 125 किलो का हो चुका था। इतना मोटा हो चुका था मैं। वहां से आने के बाद में 5 जून 2022 मेरा आखिरी दिन था कि मैंने शराब का जहरीला घूंट अपने बॉडी के अंदर उतारा होगा। 5 जून को शनिवार था, आज भी मुझे याद है। उसके 1 से 2 दिन पहले मैं घर पे आके बहुत तमाशे कर रहा था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उससे मुझे लेना देना नहीं था। मैं घर पे आके इनको बोल रहा था कि मुझे हिस्सा चाहिए। हिस्सा क्यों चाहिए? प्रॉपर्टी के लिए। मेरी मम्मी के छाती के अंदर हाथ डाल के मैं उसका पर्स निकालता था। इतना बेशरम किस्म का आदमी था मैं, इतना बेशरम। आज ये बताते हुए मेरे को बहुत दुख होता है और खुद के ऊपर मेरे को शर्म आती है। लेकिन प्रोग्राम ऑनेस्टी का है, जो भी शेयरिंग करूंगा ऑनेस्ट माइंड से करूंगा। 5 जून को मैं मेरे घर पे आया, घर के सामने मेरे बार है, वहां पे 2 बियर उधारी पी के आए। परेशान हो गया था यार मैं, बहुत बड़ी जंग चल रही थी अंदर, शराब और मेरे विचारों के बीच में। और उसके बीच में एक जंग थी कि मैं ये शराब को बंद करूं तो करूं कैसी। एक थॉट ये चल रहा था कि फिर से अगर ये मीटिंग में जाऊंगा, जो लोग मेरी स्लिप देख रहे हैं, कैसी मैं उनको फेस करूंगा। फेस करने का पावर नहीं था मेरे अंदर, कुछ भी फेस, 1 रुपए का फेस करने का पावर नहीं था। मेरी मम्मी ने पूछी शराब छोड़ने की इच्छा है, मेरे पिताजी देख रहे थे, मैं बोला हाँ। मेरी मम्मी ने बोली कदम नंबर पहला ले। उस दिन मैंने बोला, हे भगवान, मैं तेरे सामने हाथ जोड़
होता और मैं शराब के सामने हद बोलूं, इसने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पूरे अपने होश होश में तो नहीं था, पूरे अपनी जो पेट की बिमली रहती ना, उससे मैंने ये कदम लिया। और जैसे ही मैंने कदम लिया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैंने ऑनेस्टी से अपने मम्मी के सामने सारी कुछ चीजें एक्सेप्ट करी कि मम्मी तो इसके साथ रहने नहीं बोलती, मन नहीं रहता, नहीं ऐसा वैसा, सब कुछ चीजें मैंने मेरी माँ को बोला। और एक ओल्ड टाइमर को फोन लगाया था उस दिन। उस ओल्ड टाइमर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और एक मेरा दोस्त रहता है, मेरी जिंदगी का पहला दोस्त, उसको फोन लगाया। जैसे ही मैंने सब कुछ चीजें मेरी मम्मी को बताया ना, मेरा दिमाग और मेरा दिल, मेरा शरीर हो गया हल्का। मैंने फोन मारा, एरोप्लेन मोड में सो गया। आज भी मेरे को याद है, दूसरे दिन के 3 बजे उठा, मेरी मम्मी मेरे को दही पिला रही थी। बहुत खतरनाक हैंगओवर में था, बहुत खतरनाक। मरता क्या ना करता। मैंने बड़ी हिम्मत से एक मेंबर को अपने फोन लगाया। मेंबर ने मेरा फोन उठाया और मेंबर पहले ही समझ गया कि भाई ये पोट्टे ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चाहिए। वो मेंबर उस दिन मेरे को मेरे घर तक लेने नहीं आया, मेरे घर से 2 किलोमीटर आगे उसने मुझे बुलाया। क्यों बुलाया वो मेंबर ने, वो मुझे बाद में समझ में आया। मेरे घर का किराए वाला था, मेरी मम्मी ने उसे आवाज दी और मेरे गाड़ी से मेरे को छोड़ दिया। हम मीटिंग गए। उस दिन मीटिंग में सुन नहीं रहा था, उस दिन मीटिंग में समझ रहा था कि ये बोलना क्या चाहते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर। उस दिन मुझे समझ में आया कि शराब ने सच में मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर चुका, और शराब का पहला जहरीला घूंट मेरे जीवन में कितना घातक है। उस दिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि ये जो मेरी शराब है, ये मेरे पिताजी को पलंग पे ला चुकी है। ये मेरी शराब के कारण मैं मेरे लाइफ में बहुत बैक आ चुका हूँ। लेकिन क्या कर सकते थे, जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने कहा जो अब तुम्हारे हाथों में वो करना है। वहां से मैं वापस आ रहा था, मैंने वो मेंबर से मेरी बहुत बात हुई। मैंने वो मेंबर को बोला, यार मैं दारू नहीं पीता, मेरे दोस्त लोग मेरे को दारू पिलाते हैं। उसने बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे को। बोले, मकरंद भाई, आपके दोस्त लोग आपके हाथ पैर बांध के आपके मुंह में चाड़ी पिला के दारू पिलाते क्या? मैं बोला, नहीं भाऊ, ऐसा तो नहीं है। तो बोले, भैया इच्छा तो आपकी रहती ना, इच्छा आपकी रहती, इसलिए तो आप उनके पास में जाते ना। उस दिन मेरे को समझ में आया कि शराब के प्रति आकर्षण क्या होता है। कभी शराब की बोतल मेरे तक में नहीं आती है, मैं उसके पास में जाता हूँ। और शराब सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है, बाद में हाथ में आती है। वहां से मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस की जर्नी चालू हुई। जब वो मेरे घर आया ना, मैंने उसको पूछा, भाऊ बोला, तुम मेरे को लेने क्यों नहीं आए, ये तो बात बताओ, तुमको तो मेरा घर भी पता है। मकरम भाई बोले, मेरे को देखना था तुम्हारा विलिंगनेस कितना है, क्या तुम सही में शराब से दूर रहना चाहते हो कि नहीं। उस दिन मैं समझा कि जब मैं हैंगओवर में रहता, क्रेविंग में रहता, मैं पैदल पैदल मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर पैदल पैदल शराब पीने जाता था। उस दिन मेरे मीटिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। 6 जून 2022, सोमवार का दिन, मैं मेरे घर से निकला कहीं काम ढूंढने के लिए। काम तो मुझे मिला नहीं। मैंने मेरी सिम तोड़ दिया, सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, एक मार दो टुकड़े, और एक सिम लिया जिसमें नंबर सिर्फ एक मेंबर्स का है था और मेरे घर वालों का था। 6 जून को शाम को 5:30 बजे मुझे मेरी मौसी का फोन आता है कि तेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया। मैं भागते भागते गया। जैसे मैं भागते भागते गया, मेरी मम्मी वगैरह सब आए, हम हॉस्पिटल में गए। मेरे को कुछ सामान लाने भेजे थे, 10 नंबर पुलिया, आज भी याद है मेरे को। 3 RL सलाइन की बोतल लाने बोले थे, एक वैसोपास लाने बोले थे, और कुछ उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिख के दिए थे। जैसे मैं हॉस्पिटल के गेट के अंदर गया ना, जो कार में मैं दारू पीता था वही मेरे दोस्त आए। काले कांच, व्हाइट कलर की क्रेटा। जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखे, उन्होंने मेरे को बियर की बोतलें और बताए। मेरे को बोले, इधर आ। मैं बोला, क्या हो गया भैया, बोलो ना। चल, बोले, बस दारू पियेंगे। बोला, भैया नहीं पीना है।
तो बोले कब तक छोड़ेगा, सुअर गू खाना छोड़ता क्या। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ना आओ देखा ना ताव देखा, मैं उसके पास में ऐसा भग के गया जैसा मैं बहुत बड़ा भगोड़ा हूँ, और सीधा मैं ऊपर गया और अपने मौसी को बोला, अंजू ताई मनो तेलो का आले। मेरी मौसी समझ गई कौन है। मेरी मौसी मेरे साथ में नीचे है, तब तक के वो कार चली गई थी। उस दिन मेरे पास लाइफ में दो ऑप्शंस थे, एक खुद के प्रति ईमानदार, वो भगवान के प्रति ईमानदार, अल्कोहलिक अनोनिमस के प्रति ईमानदार, या वापस वही जिंदगी ढोंग धतूरे वाली जो मैं कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने चॉइस ले लिया था कि नहीं, मुझे अब शराब के जहरीले पहले ग्रुप से एक दिन के आधार पे दूर रहना है। मेरे मामा निकले, वहां से ऑपरेशन हुआ उनका, और 2022 में मैं रेगुलर मीटिंग्स करना चालू कर दिया। अपने घर पे रहता था, घर का एटमोस्फियर अच्छा था। 22 में जब 23 में जब मेरा पहला मेडल आया ना, तो मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं थे। अब मेरे घर वाले क्यों मेरे साथ में नहीं थे, मेरी मौसी थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो बेड के पेशेंट हुए थे। अब मेरे पिताजी बेड के पेशेंट कैसे हुए, मेरे कारण। एक बार मैं मेरे दोस्त लोगों के साथ, उसमें लड़कियां भी थी, मैं दारू पीने गया उनके साथ में पब में, रेस्टोरेंट में। हम लोग ने, आज भी याद है, डीएस ब्लैक का 1.5 बम्पर दारू ली। साला वो लोग बरोबर दारू पी के अपने घर पे जाके सो गए दोपहर के टाइम पे। लेकिन मेरा जो फिजिकल एलर्जी, वो तो जागृति थी ना। मैं शराब तब तक के पीता था जब तक के मैं लुढ़क ना जाऊं, गिर ना जाऊं। मैं मेरे घर पे आया, मेरी मम्मी नहीं थी यार घर पे। मैं मेरे पिताजी के पीछे बहुत ये बोल रहा हूँ, मेरे पैसे पाइए, मेरे को पैसे होना, मेरे को ये होना, मेरे को वो होना, मेरे को ऐसा होना। मेरे पिताजी मेरे को पैसे ना दे, और मेरे पिताजी चल नहीं सकते थे उस समय, उनको प्रॉब्लम था। मैंने एक एक्टिंग किया। मैंने क्या किया कि मैंने फांसी का फंदा बनाया और खुद लटकने की कोशिश की। आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी वो मंजर याद करके मेरे को इतना बुरा लगता है, मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरा बाप मेरे को बचाने के लिए कूदा, और जो अपने तलवे रहते ना पैर के, वो दोनों पीछे मुड़ गए। उस दिन के बाद से मैंने मेरे पिताजी को कभी चलते हुए नहीं देखा। उस दिन के बाद से सिर्फ जब मैं रियाद से आया ना, मेरे पिताजी को बिस्तर पे पड़े हुए देखा। और आज मेरे को याद आता है कि जब मैं पहले दिन की मीटिंग गया था, जब कोई मेंबर वहाँ बोल रहा था चिल्ला के चीख के कि मैंने अपने बीवी को जलाया, बच्चे को मारा, ये किया वो किया, सब जब अपना पतन बता रहे थे ना, तो मैं उनको मजाक में ले रहा था और मैं ये बोल रहा था कि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन मेरे कारण ऐसा सब कुछ हुआ, उस दिन मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम में नॉटेड के तहत, वन डे एट ए टाइम के तहत, जहाँ हो, जो अवस्था में हो, जो अपनी औकात है, वो एक्सेप्ट करके रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोई भी मेंबर अगर यहाँ पे नया आया होगा, या जिसकी शराब पे एक दिन के आधार पे सोबरिटी नहीं आ रही होंगी, ये जो मैंने बोला उसको कान खोल के अपने सुनना। क्योंकि भैया जब बाद में तकलीफ होती है ना, आदमी खाना खाते खाते रोता है, और मैं रोया हूँ। 2023 में मेरा धंधा था, 2024 जो मेरा साल गया, वो तो यहाँ पे जो प्रेजेंट मेंबर्स है, ओल्ड टाइमर्स, कभी मैं सुधीर भाई को फोन लगाया, कभी विजय एस मेरे घर पे आए थे, वो मुझे ही पता है मेरे साथ में क्या हुआ था। लेकिन 2024 मुझे एक चीज सिखा के गया कि हर्डल इन माई सोबराइटी इज मी माई सेल्फ आई। कोई मानवीय शक्ति में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे शराब पिला सकती है। 2024 मेरा पहला रिजल्ट, तब तक मैं बेरी ग्रुप ऑफ क्लासेस का एक सर था, गवर्नमेंट के इंटरव्यू लेता था। मेरा पहला रिजल्ट है CHSL, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मेरे मास्टर मेंबर्स बैठे थे, मेरे पिताजी एडमिट हॉस्पिटल में हो रहे थे। दैट डे ऑल्सो आई हैव टू चॉइसेस। उस दिन भी मेरे पास दो चॉइसेस थी कि एक अपनी ज्वाइनिंग कर लेना, या अपने पिताजी को के साथ में खड़े रहना। मेरे को कोई भाई बहन नहीं है यार, मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला लड़का हूँ घर का। और उस समय मेरी नानी की तबीयत भी बहुत खराब थी। मन में नाना प्रकार के ख्याल चल रहे थे कि अब क्या करना क्या नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा था।
जब ये प्रसंग हो रहा था ना, उसके 2 महीने पहले मैंने विजय एस के बहुत कान खाया था कि तीसरा कदम क्या होता है, भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। रोज पे सिर्फ बोलता था ये, भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। लेकिन जिस दिन विस्तार से उनसे बातचीत हुई, उसके 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया और मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तब मेरे को बोले नौकरी पे चल जा, ऐसा वैसा। मेंबर्स थे, मेरे को सबने पूछे तेरा डिसीजन क्या है, तू रुक रहा है कि जा रहा है। सब लोग बोल रहे थे यार तेरे को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, चले जा, मिनिस्ट्री की जॉब है, ऐसा वैसा। मैं बोला मेरे को टाइम दो। मैं साइड में गया और मैंने कदम नंबर तीसरा बोला है, भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। तब मुझे याद आया मेरा पतन, कि मेरे पिताजी की ये हालत क्यों हुई। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 5 जून को जब एंट्री किया था, जो ओल्ड टाइमर को फोन किया था ना, उसने मेरे को एक चीज बोला था, अपन जिस पत्थर के कारण बार बार गिर रहे ना, वो पत्थर ही हटा दो। और उसने मुझे लिखने लगाया था कि ये कारण क्या है, अपने हाथ में शराब बार बार क्यों आ रही, तुम लिखो। और जब मैंने लिखा वो, और जब मैंने कदम नंबर तीसरा लिया, तब सब कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि ये सब चीजों का कारणीभूत कौन है। नहीं गया मैं ज्वाइनिंग पे, मेरे को उस चीज का पछतावा नहीं है, आज भी नहीं है मेरे को पछतावा। मैं मेरे पिताजी के साथ, मेरी मम्मी के साथ में खड़ा रहा हॉस्पिटल में, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि वो समय अगर वो मुझे छोड़ देते तो शायद ही मैं जिंदा रहता। हॉस्पिटल से वापस आए, जैसे हॉस्पिटल से वापस आए 7 से 8 दिन नहीं हुए, मेरे मामा की डेथ हो गई। 7 से 8 दिन वहां से नहीं आए, फिर से मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसके 6 से 15-20 दिन बाद में मेरा और एक रिजल्ट आता है, महाराष्ट्र कामगार कल्याण, महाराष्ट्र सिटी का। वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में 2/9/2024 मेरे पिताजी इस दुनिया को अलविदा कहे गए। जब मेरे पिताजी अलविदा करने के थे ना, उससे पहले मैंने मेरे पिताजी को नागपुर सिटी के अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट किया। और लास्ट में जो मेरे पिताजी बचे, नागपुर के मेयो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बचे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, बहुत हैवी सिचुएशंस थी मेरे ऊपर। हैवी सिचुएशंस मतलब मेरे जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, बहुत काम करते थे मेरे साथ में। मैं तो था ही था, प्लस मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरा खालीपन वहां मेरा काम करता था। साला मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस इस कारण से ज्वाइन किया क्या? मैंने इस कारण शराब छोड़ा क्या? मेरी जिंदगी में यही है क्या? यही सब ख्याल मेरे दिमाग में चलते थे। लेकिन मुझे एक बात याद थी कि मुझे ईमानदार खुद से रहना है। वहाँ के जो मामा लोग से रहते थे, जो पेशेंट को उठाते थे, उनके साथ मुझे देसी भट्टी जाना पड़ता था, उनको शराब पिलाने के लिए डॉक्टर्स को लेके बाहर में बैठना पड़ता था। मैं मेरे स्पॉन्सर को फोन करता था कि आप कैसा करो। मेरे को एक ही चीज समझाता था, ईमानदार खुद से रहना। वो मेरी इतनी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे का भी इतना प्रॉब्लम था कि अगर वो 1,000-2,000 रुपए मेरे 20-20, 40-40 हजार रुपए बचाते थे। ईमानदार खुद से था। जब मैं रात को हॉस्पिटल से निकलता था, अपने पिताजी का चेहरा देख के, अपनी माँ का चेहरा देख के, मेरी मम्मी बोलती थी बेटा जाता है, मैं बोला हाँ। ठीक कुछ भी नहीं था, लेकिन दिखाना सब कुछ था कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर यहाँ कमजोर पड़ा तो इनको रात भर रहना है, ये मेरी चिंता में कैसे होंगे। रात को 12-1 बजे घर आता था मैं। वो पुलिस चौकी लगती थी, वो रोज देखते थे मेरे को, इसके डब्बे की खड़ंग खड़ंग बजती है, पक्का हॉस्पिटल जाता। मेरे को रुकाते भी नहीं थे और मेरे को जाने देते थे वो। सवेरे 6-6:30 बजे उठ के घर का झाड़ू पोछा करना, नाश्ता बना के लेके जाना डैडी के लिए, दिन भर अपना क्लास इंटरव्यूज लेना। टफ थी सिचुएशन, पर इम्पॉसिबल नहीं थी। मुझे पता था कि ये भी दिन निकल जाएंगे। अल्कोहलिक एनोनिमस में कहा था, जिस दिन मेरे पिताजी दुनिया को छोड़ गए, मैं विड्रॉल में था। वो 1 घंटा मुझे याद ही नहीं कि साला मेरे साथ में हुआ क्या और कैसे क्या हुआ। पर मेरे हाथ में शराब का जहरीला घूंट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो भगवान था। हॉस्पिटल्स में मेंबर्स आते थे मिलने,
लेकिन रात को जो थॉट्स मेरे साथ काम करते थे जब मैं अकेला था, तो मुझे एक चीज पता चली है, दैट व्हेन यू डू नॉट हैव एनी शोल्डर टू क्राई ना, यू हैव द लैंड टू bow your हेड एंड प्रे टू दैट गॉड। भगवान से प्रार्थना करता था मैं। सिचुएशंस मेरे ऐसी थे कि एक बेड पे मम्मी पड़ी है, सलाइन लगी है, एक बेड पे मैं पड़ा हूँ, और पूरी नम सिचुएशंस आती थी। लेकिन जैसे ही मैं कदम नंबर तीसरा बोलता था ना, अंदर से एक स्पार्क जल के आता था, ऐसा लगता था खन्ने पे कोई हाथ रख रहा है और बोल रहा है नहीं मैं हूँ। यहाँ से मैं दिल्ली फोन करता था सुधीर भाई को कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, क्या करूँ बताओ। बिना हिचकिचाहट के कोई भी मेंबर को मैं फोन करता था, वो मुझे एक दिलासा देते थे, ये बोलते थे कि बेटा ये भी दिन निकल जाएंगे। आज मेरी उम्र बस 28 साल कंप्लीट हो गए, अभी 29वां मेरे को रनिंग है। क्या ही उम्र होंगी मेरी। लेकिन आप जैसे मुझे बड़े भाई मिले, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे समझाते थे। मेरे पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजरने के एग्जैक्ट में जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर को मेरी नानी गुजरी। मेरी नानी जब गुजरी ना, जिस दिन मेरी नानी गुजरी उस दिन हम अरहंत हॉस्पिटल में थे, मेरी पूरी फैमिली थी। मेरे को एक नोटिफिकेशन आता है दैट यू हैव बीन इलेक्टेड फॉर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। मैंने मेरे घर पे रिजल्ट दिखाया, और जैसे ही मैं रिजल्ट दिखा तो 2 घंटे बाद मेरे नानी को मतलब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते मेरी नानी ने सांसें तोड़ दी। समझ नहीं रहा था यार मेरे साथ में क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहा था मुझे। हाँ, बस इतना पता था मुझे कि सवेरे उठना है, अपन को भगवान से पावर लेनी है कि भगवान मेरी आपकी नहीं मेरी इच्छा चले, और मुझे आप बस आज के दिन शराब के जहरीले पहले घुट से दूर हो। अरे जो लोग मेरे पे देखते थे ना, लाचारी की नजर से देखते थे। 17.5-18 लाख रुपए कर्जे में था मैं, 17.5-18 लाख रुपए। अल्कोहलिक एनोनिमस के सिवा दूसरे कोई बंदों से बात करता था तो उनको लगता था साला कहीं ये पैसे ना मांग ले हमको, लेकिन मांगा किसी को नहीं, सिर्फ वो भगवान को मांगा था कि भगवान आपने यहाँ तक लाए, आगे भी आप ही निकालो। सिर्फ 2 ही वर्ड्स थे मुंह पे, हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए, यूं मिटना होता तो कब के मिट चुके होते। चलता रहा। मेरी खुद की गाड़ी गिरवी हुई, क्या क्या नहीं गिरवी हुआ। मैं आखिरी सिचुएशन तो मेरी ऐसी आ गई थी, अभी 2025 में इतना बैंकरप्ट हो गया था कि मैं मेरे घर पे होम लोन निकालने के लिए रेडी हो गया था। बहुत परेशान हो गया था। मेरा जो साथ में जो मेरी डेट ऑफ सोबराइटी 5 जून 2022, 6 जून को एक बंदा मेरा दोस्त बना। आज भी उसको पहला सोबराइटी का मेडल मेरे साथ में, नॉन अल्कोहलिक है। मुझे पता नहीं था, उसने मेरी 2.5 लाख रुपए की कमीशन दबाया। बहुत देर तक ये टॉपिक पे विजय भाई से मैंने बात की है कि साला एक कोई बंदे के लिए इतना करने के बाद में ये अपने को भाई मानता है बाहरी दुनिया का, ये अपने साथ में ऐसा कर दिया, इसने अपने साथ में ऐसा किया। लेकिन खड़ा रहा, खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा। जब मैं कदम नंबर तीसरा लेता था ना, एक चीज मेरा माइंड, पता नहीं कौन सी आवाज है, डिवाइन पावर है क्या मुझे नहीं पता, वो मेरे को याद दिलाती थी, बेटा जब दारू पी के आता था ना, तू घर वालों की परीक्षाएं लेता था, खाना बना कि नहीं, अब भी छूना, यही छूना, और अब जब तेरी परीक्षा आई तो डर गया, डर गया, जा पी ले दारू, तूने भगवान से सोबराइटी मांगा ना। ऐसी सब आवाजें मन में चलती थी, लेकिन मुझे पता था कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, ये भी दिन मेरे निकल जाएंगे। सारे सब चीजों का कारणीभूत मेरे वो 5 रिएक्ट थे, और मेरा जो अहंकार, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे वो थे। नहीं सुनता था ना मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर की, यही बोलता था ना, ये बुड्ढे बाड्ढे लोग क्या मेरे को बताएंगे, क्या मेरे को समझाएंगे। मेरी ग्रैंडियोसिटी काम करती थी मेरे अंदर, हम पना था मेरे में, हम पना बहुत बड़ा कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट आदमी हूँ। एक ही झटके में पूरी हम पना ग्रेटनेस निकल गई। आज याद आता है मेरे को, मेरा पहला दिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, कि कभी भी इस दरवाजे के अंदर झुक के आना। एक हफ्ते में मैं खुद को इतना होशियार समझ रहा था कि मेरे को कार्यक्रम पूरा समझ गया। लोग तो 2 स्टेपर रहते हैं, मैं तो 1.5 स्टेपर बना था, 1.5 भी नहीं, हाफ स्टेपर बना था, सिर्फ बताने के लिए कि मैंने स्वीकार किया कि मैं शराब के जहरीले पहले घुट से, और सीधा 12वां कदम, भाई तेरी समस्या दारू है के चल तू मेरे साथ। बीच के कदम पूरे नील बटे सन्नाटे थे मेरे।
लेकिन जिस दिन रिगरस ऑनेस्टी से इन कदमों पे काम किया और जब वो चौथा कदम अपना लिखा ना, 2024 में बहुत काम आया है। चौथा कदम में क्यों काम में आया? मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया ना कि मैं क्या किया था, क्या नहीं किया था, मेरे हाथ में 10 बार शराब क्यों आ रही थी, ये सब चीजें क्यों हो रही थी मेरे लाइफ में, सब समझ में आता था वो चौथे कदम में। कितनी सेंडी लगाया और कितना, सबसे बड़ी बात तो धोखा खुद को दिया मैंने। सब चीजें समझ में आती थी मुझे, सब सब जब मैं अपना लिखता था चौथा कदम तो। और इस चौथे कदम ने ही मुझे, जब मेरे घर पे एक साथ 4 मौतें हुई तो मुझे बचाई। अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स का जो साथ था ना, उन्होंने ही मुझे बचाया। जब मेरे खास मित्र ने मुझे धोखा दिया ना, तब मुझे समझ में आया कि अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स क्यों बोलते कि बाहरी दुनिया अपने लायक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आया। एक भावनात्मक इमोशनली सिक आदमी हूँ मैं, किसी पे भी 2 मिनट पे भरोसा कर लेता हूँ। कोई भी मुझे फूल बना देता है, चूतिया बना देता है 2 मिनट में, क्योंकि उनको पता है ना कि ये किस कदार का आदमी है। और जब मैं इस भगवान की इस पे रिगरस ऑनेस्टी से खड़ा रहा, 2025 अक्टूबर से मेरा कर्जा पूरा 0 हो गया। पता नहीं क्या चीज काम कर गई, क्या नहीं करी, कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकला ईमानदारी का। और ईमानदारी से जो मेरे ऊपर मार्केट का कर्जा बचा था 3-6 लाख रुपए, वो एक साथ 1.5 महीने में पूरा खत्म हो गया। और जब ये चीजें खत्म हुई ना, तो बहुत सी चीजें मुझे सीखने मिली, बहुत सी चीजें मेरे अंदर आई। पेशेंस सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात जो मैं सीखा कि बाहरी दुनिया पे अपन किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में आज अगर कोई व्यक्ति अपने को अपना 5 भी मिनट देगा ना, या आधा घंटा अपने से बात करेगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा जुड़ा होगा। ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ आज बाहरी दुनिया। लेकिन इस अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मेंबर्स है, जो आप लोग मेरे बड़े भाई है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज ये चीज बहुत अच्छे से मेरे को समझ में है। आज जब भी मुझे कोई मेंबर कोई चीज के लिए टोकता है ना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, मैं वही रुक जाता हूँ। आज भी मैं यही बोलता हूँ कि मुझे प्रोग्राम समझ में नहीं आया है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं गुस्सा मेरा काम करता है। आज भी कहीं ना कहीं मैं 2 मिनट में अपनी औकात में आ जाता हूँ कि इसकी माँ की इसको बताऊँ क्या अभी। आज मैं लाइफ में अपने वही सब चीजों पे अपने काम कर रहा हूँ, वही सब चीजों पे अपने, मैं रोज की सेल्फ इन्वेंटरी लेता हूँ कि आज मेरी कोई गलती हुई क्या, आज कुछ ये हुई क्या। मैं बड़े आसानी से बोल देता हूँ कि मैं इस दुनिया में किसी को नहीं, खुद को बदल सकता हूँ। लेकिन क्या मैं खुद को बदल रहा हूँ क्या, ये चीज मेरे अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उस पे मैं रोज काम करता हूँ। आज मेरी मम्मी से काम नहीं होते। आज मेरा एक बिजनेस सेटअप है, भगवान की दुआ से, आप लोगों की साथ से अच्छा खासा जो कुछ भी अर्निंग है उससे सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन आज मैं जब भी मेरे घर से बाहर जाता हूँ ना, तो पहले घर के काम करता हूँ, झाड़ू पोछा मारता हूँ, क्योंकि मम्मी के पैरों से होते नहीं। हो गया सैटरडे संडे वीकेंड्स के पहले वेडनेसडे वगैरह को अपने खुद के कपड़े, मम्मी के कपड़े धो देता हूँ। सब कुछ चीजें करता हूँ, खुद को बिजी रखता हूँ। क्योंकि जब भी मैं पहले जानबूझ के, मेरी मम्मी को आता तू हेच करून दे, सोबराइटी में आने के, मैं देखता था कि झगड़े हो रहे घर पे, तनाव भरा माहौल, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, मेरी मम्मी से चल के नहीं होता है, मेरे को ही करना पड़ेगा ये सब चीजें। और कितना टाइम जाता है इसमें, हद से आधा घंटा, उससे ज्यादा तो मेरा समय जाता नहीं। तो मैंने खुद को बदला, ये एक्शंस के थ्रू अपने खुद को बदला। और आज मेरे घर का सराउंडिंग भी अच्छा है। आज कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट किया सब चीजों को, कि हर चीज मेरे अनुसार नहीं होंगी, और भगवान जो मेरे लिए सही है वो मुझे नहीं देगा, जो उसके हिसाब से सही है ना वो मुझे देगा।
अगर वो कुछ चीजों से मुझे निकालना चाहता है ना, तो पहले उस चीजों के अंदर मुझे घुसा के उन चीजों की सच्चाई बताएगा, बिकॉज गॉड कैन हियर दोज कॉन्वर्सेशन विच आई कैन नॉट हियर। सबसे पहले तो भगवान मुझे कुछ देने से पहले बड़ा, सबसे पहले मुझे तोड़ेगा, मेरे से लोग अलग करेगा, और उसके बाद में मुझे सब चीजें देगा। मेरे जीवन में आज मैं एक चीज एक्सेप्ट करता हूँ, दैट माई प्रॉब्लम वॉज नॉट ड्रिंकिंग, माई प्रॉब्लम वॉज थिंकिंग। मेरी सोच ही सबसे बड़ी, मेरी जो विकृत सोच है ना, वही सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। आज भी मेरे घर के सामने का बार चालू है, आज भी मेरे परिसर में लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन आज जहाँ पे भी शराब दिखती वहां से मैं हट जाता हूँ, वहां से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी गुजरने से पहले वो मेरी एक मजबूरी थी। जिस दिन मेरे पिताजी गुजरे उस दिन से आज तक के मेरा रिकॉर्ड है, मैं बार के अंदर, देसी भट्टी के अंदर, वाइन शॉप के पास कभी गया नहीं हूँ, मैं कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार खुद से हूँ ना। आज ये सब चीजें मेरे अंदर लाने से पहले सबसे पहले मैंने खुद को माफ किया कि मैंने खुद के साथ में क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने उस भगवान पे भरोसा किया और खुद पे भरोसा किया कि हाँ, मैं एक दिन के आधार पे शराब से दूर रह सकता हूँ। आज मुझे ये जितने भी साल हुए, 3 साढ़े 3 साल, में उनको नहीं गिनता हूँ, मैं सिर्फ वन डे एट ए टाइम, एक दिन के आधार पे जीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो रिचार्ज है ना, वो एक दिन का है। मेरा जो टॉक टाइम है ना, वो भी एक दिन का, और मेरी जिंदगी भी एक दिन की है। कल क्या होगा ये मैंने भी नहीं देखा, ना किसी ने देखा। और वही अगर मैं आज के दिन शराब के जहरीले पहले गुट से दूर हूँ, बस इतना ही। रोज रात को आके अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ, रोज के रोज जो गलतियां होती है उन पे काम करने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरीके से तो काम नहीं होती है, लेकिन जितना भी 30, 40, 50% जितना भी काम होगा, उन सब चीजों पे मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिले नहीं, टाइम निकालता हूँ इस अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग के लिए। ऑनलाइन रहता कभी, क्योंकि मैं कभी अपनी औकात नहीं भूल सकता हूँ ना। मैं वही आदमी हूँ जिसकी वजह से आज मेरी माँ का सुहाग छीना है। मैं वही आदमी हूँ जिसने अपने घर की अवदशा करके रखा था। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी कोई औकात नहीं थी। और अगर मेरे मुंह से ये सब चीजें निकली कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं मीटिंग करूंगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरे दिमाग में शराब आ चुकी है। क्योंकि जब भी मैंने बोला ना कि मुझे कार्यक्रम समझ गया है, उस दिन मेरे हाथ में शराब ही आई है। इसलिए मैं रोज कोई ना कोई मेंबर फेलोशिप में जाके बैठता हूँ, टाइम निकालता हूँ। अब मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहे, कितना कुछ रहे, मुझे पता है कि मैं एक, क्या बोलते हैं, 1 घंटे के 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहा हूँ, ना 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन इस मीटिंग में और इस मेंबरों से जुड़ा रहूंगा, तो वो जो करोड़ों की मेंटेलिटी और वो करोड़ों का जो माइंडसेट और वो शराब से दूर रहने का जो पावर लूंगा ना, उससे मेरी जिंदगी सवरेंगी, ये मुझे पता है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, कुछ मेरे से गलती हुई होंगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सुधीर भाई, आपने मुझे इस ब्यूटीफुल डायस पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।